एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे आप अच्छे से जानते ही होंगे, रीजनिंग पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को, और स्पेशली रेलवे के बच्चे तो ज़्यादा जानते होंगे। देखो, रेलवे की अगर मैं बात करूं कि रेलवे का एग्जाम हमें किस तरीके से प्लान करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आज मैं बात कर रही हूँ आपके स्पेशली आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इस पेपर की बात करूं मैं कि इस पेपर को प्लान कैसे करना चाहिए, आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पेपर को निकालने के लिए, ठीक है, आपकी एग्जाम डेट के बारे में बात करेंगे और आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्या इसमें होना चाहिए, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ कि आपका सिलेबस क्या है, किसी भी पेपर को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उस पेपर को जानना कि पेपर के अंदर है क्या, पेपर में सिलेबस क्या आता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पेपर को जान लेते हैं इस पेपर में कि इस पेपर में आएगा क्या आपका। ठीक है, ये जो 120 नंबर का आपका पेपर होना है, आरपीएफ एसआई के बारे में बात करूं, चलो डेट की बात कर लेते हैं, तो दिसंबर में आपकी फर्स्ट वीक से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आरपीएफ एसआई के, कांस्टेबल के भी उसके बाद जल्दी ही डेट आ जाएगी, अभी तक डेट आई नहीं है। ठीक है, और अगर मैं लेवल की बात करूंगी तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो लेवल है वो एसआई का लेवल थोड़ा सा अप आता है और कांस्टेबल का लेवल उससे स्लाइटली थोड़ा नीचे आता है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस मत समझना, मगर थोड़ा डिफरेंस दोनों के अंदर होता है। ऑब्वियस सी बात है कि वो एसआई है और ये आपका कांस्टेबल है। अब देखो, सबसे पहली बात, पेपर को जानने के लिए सिलेबस जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। तो अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस में आपके कुछ टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले तो करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो रहेंगे ऐसे ही 6 से 7 8 क्वेश्चन मैक्सिमम आपके करंट अफेयर्स के रहेंगे। बट करंट अफेयर्स आपके क्या है, मार्क्स आपको अच्छे दे देता है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो, और करंट अफेयर्स से ही बहुत सारे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। यहाँ पर देखो, दूसरी चीज इंडियन हिस्ट्री, ये आपको सब सुष्मिता मैम पढ़ा रही हैं। ठीक है, एप्लीकेशन पे भी और यूट्यूब पे भी इसके आपकी क्लासेस चलती हैं। आर्ट एंड कल्चर है, फिर ज्योग्राफी आ जाता है, इकोनॉमिक्स है, जनरल पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट्स है और जनरल साइंस है। ठीक है, तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आपको विकास सर कराते हैं, एप्लीकेशन पे भी कराते हैं और आपकी यूट्यूब पे भी कराते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपको कहीं ना कहीं कराया जा रहा है, आपको बस देखना है कहाँ से आपको करना है। ठीक है, ये चीज आपको पहले पक्की कर लेनी है, बार बार इधर उधर अगर भागोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होता। ठीक है, एक अपना टीचर जो आपको लग रहा है कि हाँ इससे हमें पढ़ना है, इसका हमें समझ में आ रहा है। और देखो ये जो चीज होती है ना कि ये आपको डिफरेंट बच्चे, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, एवरी चाइल्ड इज यूनिक ये कहा जाता है, हर एक बच्चा अलग है, तो हर एक बच्चे के समझने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो किसी को किसी टीचर का समझ आता है, किसी को किसी टीचर का समझ आता है। मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी आपसे कि आपको मुझे से ही पढ़ना है। अगर जिस बच्चे को मुझे से समझ आ रहा है मुझसे पढ़ो, जिस बच्चे को किसी और टीचर से आ रहा है किसी और टीचर से पढ़ो। हमारा जो मेन एम है वो पेपर निकालने का है। ठीक है, किसी से रिश्तेदारी निभाने का नहीं है, आपको अपना पेपर निकालना है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टीचर से बेस्ट समझ में आ रहा है, आप किस टीचर के साथ रिलेट कर पा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो देखो आपके जो जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं वो 50 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के रहते हैं, 35 क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे 35 क्वेश्चन आपके रहते हैं रीजनिंग के और 35 ही मैथ्स के रहते हैं, सभी को पता होगा। तो यहाँ पे देखो, इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके जो रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, एनालॉजी हो गया है, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और आसान टॉपिक होता है। एनालॉजी में कुछ चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज बेस्ड अगर आ जाती हैं, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन से आ जाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, वो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, एनालॉजी में ये खास बात है। ठीक है, उसके बाद स्पेटियल आ गए हैं, विजुअलाइजेशन वाले आ गए हैं आपके। ठीक है, स्पेटियल ओरिएंटेशन आ गया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया है, एनालिसिस आ गया है, डिसीजन मेकिंग आ गया है, विजुअल मेमोरी आ गई है,
क्लासिफिकेशन ऑफ वर्बल एंड फिगर आ गई है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में आपके नॉर्मल भी आते हैं और वर्बल फिगर्स भी आती हैं आपकी, ठीक है। फिर अरिथमेटिक नंबर सीरीज आ गई है आपकी, ठीक है। जो आपको अरिथमेटिक में सीरीज दे दी जाती है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सिलोजिज्म आता है आपका, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपकी मिरर इमेज, वाटर इमेज, काउंटिंग ऑफ फिगर सब इसके अंदर आ जाता है। कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस से आते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन हो गया आपका। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हो गए हैं। अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गई है। तो ये सभी क्या है आपके, इन सभी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके टॉपिक हैं। इन सभी के अंदर हमारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। उन सभी टॉपिक्स को हमें करना है। आपको एप्लीकेशन पे भी कराई जा रहा है टॉपिक वाइज, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है अभी भी, क्योंकि पेपर आपका नज़दीक है, अगर किसी को लग रहा है कि आपको करना है तो वो आप, मेरी गारंटी है कि रीजनिंग अगर आपको पढ़नी है तो जो मेरी वीडियोस हैं एप्लीकेशन पे उन्हें जाके देख लो। और अभी दिवाली भी आ रही है तो उस पर आप ऑफर भी आपको मिलेगा, तो ऐसा कोई 200-300 रुपये कोई मायने नहीं रखते। आप अपने फ़ोन का रिचार्ज भी करा लेते होंगे, ठीक है। अब तो रिचार्ज भी 600 से कम, 500 से कम कोई आ नहीं रहा। तो यहाँ पर आपकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है, तो यहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर किसी ने टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, उसमें आपको रीजनिंग भी मिलेगी, मैथ्स भी मिलेगी, जीके जीएस भी मिलेगी, ठीक है। फिर आपको कहीं और इधर उधर भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है बहुत। फिर आ जाती है आपके मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आ जाते हैं हमारे नंबर सिस्टम, ठीक है। होल नंबर्स आ गए हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस वाले आ गए हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स हो गया है, सब नंबर सिस्टम में आ जाएगा शायद। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। परसेंटेज हो गया है, रेशो एंड प्रोपोर्शन हो गया है, सारे ये आपके अर्थमेटिक के आ गए हैं। एवरेजेस हो गया है, एवरेज हो गया है, इंटरेस्ट आ गया है, डिस्काउंट आ गया है, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस आ गया है, मेंसुरेशन आ गई है, टेबल्स एंड ग्राफिक्स आ गई हैं, ठीक है। ये सारे आपके जो टॉपिक हैं ये मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपके पेपर को। अगर मैं सिर्फ अगर रेलवे की बात करूं तो भी, और अगर मैं किसी और पेपर की बात करने लगूं ना तो भी, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए किसी भी पेपर को निकालने के लिए। आपने सोचा कि आज जो है, मैं सोचता हूँ आपके दिमाग में आई कि चलो कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकालते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, तो उसके लिए होना क्या चाहिए। अगर सिर्फ बैठना और अपना टाइम निकालना, सालों साल बर्बाद कर देना, उससे कोई फायदा नहीं है। 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, बट वो आपके 1-2 साल ऐसे होने चाहिए कि आपको पूरा टाइम फिर उसी के अंदर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट पे बात कर लेती हूँ, क्या स्ट्रेटेजी आपकी सबसे पहले क्या होनी चाहिए। देखो, पहली स्ट्रेटेजी, नो दी एग्जाम, पेपर को जानो सबसे पहले। तो पेपर को जानो कि पेपर में, जिस पेपर को आप प्लान कर रहे हो, आपको लगता है कि आप उसे कर पाओगे, इस पेपर को जानने के लिए हमें करना क्या होगा। सबसे पहले जो हमने देखा, सिलेबस से गो थ्रू हुए हम कि ये सिलेबस है, ये सब्जेक्ट आएंगे, क्या हम इसे कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ इसे, मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आ रही हैं, मैं इसे कोशिश कर सकता हूँ, ट्राई दे सकता हूँ। पेपर को जान लिया, पेपर कब होता है, कितने पार्ट में पेपर आपका कराया जाता है, साल में कितनी बार होता है, साल में कौन से महीने में पेपर चलते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद टॉपर स्टॉक, जब आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई तो आप देखो किसी टॉपर का इंटरव्यू उठा के, ठीक है, जिसने, आपको बहुत सारे इंटरव्यूज मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो इंटरव्यू देखो कि इसी स्पेसिफिक पेपर को लेके टॉपर क्या बोल रहा है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी। तो मेनली स्ट्रेटेजी आपको पता करनी है कि क्या स्ट्रेटेजी थी। आपकी स्ट्रेटेजी अपनी होती है, मगर आप कुछ कुछ पॉइंट्स टॉपर से ले सकते हो कि हाँ इस चीज़ के बारे में हमने नहीं सोचा है, ये अच्छी चीज़ हम इनसे ले सकते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, प्रीवियस ईयर पेपर। अब जब सब कुछ सोच लिया कि करना तो है, अब उठाओ एक प्रीवियस ईयर पेपर पिछले साल का, लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर आपको उठाना है, और पूरा पेपर, अभी मुझे पता है आपको कुछ नहीं आता है, पूरा पेपर देखना है, बहुत ही डिटेल में एग्जामिन करना है पेपर को। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, आप कुछ कर पा रहे हैं, कुछ आपके समझ में आ रहा है, पूरे पेपर को देखना है, ठीक है। पूरे पेपर को आपको एनालाइज करना है, उसे सॉल्व करना है पूरे को, ठीक है। ये काम कर लिया, अब समझ में आ गया होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो,
पेपर देखने के बाद समझ में आ जाएगा हमें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम कितना कर सकते हैं। एक बार अगर ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि पेपर में आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको प्लान करना है। अब ये मैं नहीं बताऊंगी कि इस हिसाब से प्लान करो या इस हिसाब से प्लान करो, प्लान आपको अपने हिसाब से पूरे दिन को करना है, ठीक है, कि हमें किस दिन क्या पढ़ना है। कुछ बच्चे करते हैं कि एक दिन हम ये 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक दिन हम ये 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि पहले मैं 6-7 दिन में पहले रीजनिंग को पूरी रीजनिंग में टॉपिक वाइज पढ़ लेता हूँ 10 दिन में, फिर 10 दिन में मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ, फिर 10 दिन में मैं जीके जीएस कर लेता हूँ। कुछ बच्चों की ये स्ट्रेटेजी होती है, कुछ बच्चों की ये स्ट्रेटेजी होती है कि रोज वो हर सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं। एंड बेस्ट यही है कि आप रोज हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा लेकर चलो, ठीक है। यहाँ पर आप एक प्लान करते हो अपने दिन को, किस तरीके से आपको प्लान करना है। उसके बाद रेगुलरिटी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप उस चीज पे अपने प्लान को लेके रेगुलर हो या नहीं। और ये जो आपको प्लान बनाना है ना, ये प्लान आपको अगले 2 महीने 3 महीने का नहीं बनाना है, अगले 1 हफ्ते का प्लान बना के रखो कि अगले 1 हफ्ते मुझे ये कवर करना है। मोटा मोटा आपको पता लगा लेना है कि इतना मुझे कवर करना है। और स्पेशली एक दिन पहले रात में जब आपकी पढ़ाई हो जाए ना, तो अगले दिन का पहले बना लो कि अगले दिन मुझे इतना तो कवर करना ही है। सोने से पहले आपके पास एम होना चाहिए कि मुझे अगले दिन ये चीजें, ये टॉपिक, इतने टाइप के क्वेश्चंस मुझे कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी हो गई है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी से मेरा ये भी मतलब है कि कहीं शादी होती है, कहीं किसी का बर्थडे है, कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाना है, आपको जो नहीं कर रहे होते हैं ना तैयारी, उन्हें समझ में नहीं आता। इस चीज़ से आप रिलेट कर सकेंगे। जो तैयारी नहीं कर रहे होते हैं हमारे आसपास के लोग, वो कहते हैं इतना भी क्या है यार, चलो एक ही दिन की तो बात है। मगर वो जो एक दिन होता है ना, वो आपके दिमाग को पढ़ाई से हटा देता है, ठीक है। आपका दिमाग फिर दोबारा पढ़ाई की तरफ लेके आने में आपको एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी वहां पर आपकी टाइम वेस्ट करती है। तो इन चीज़ों से दूर रहो। 1-2 साल दोस्तियों से, सब चीज़ों से, रिश्तेदारियों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखो। ऐसा भी नहीं कह रही कि बिल्कुल मत करो, एक दिन रख लो। जैसे संडे में आप शाम को जा रहे हो, घूम रहे हो, या अगर आपको रोज़ भी लग रहा है कि रोज़ अपने दोस्त से हाँ थोड़ी देर में मिलाता हूँ तो मैं माइंड फ्रेश हो जाता है, वो आपका एक रूटीन हो गया। मगर ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही एक अलग ही एनवायरनमेंट में चले जाओ 2-3 दिन के लिए, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक, आपके खुद को महसूस होगा आपको। फिर आ गई है टॉपिक वाइज क्लासेस, ये बन गया। अब आपको टॉपिक वाइज क्लास लेनी है। टॉपिक वाइज क्लास लेकर ऐसा नहीं कि हाँ भाई आज एनालॉजी पढ़ लिया है, आज एनालॉजी मैंने पढ़ लिया है, अब इसे निपटा दिया है मैंने, बस मैम ने पढ़ा दिया है, मैंने निपटा दिया है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गया कि मेरा हो गया। नहीं, ऐसे नहीं। एनालॉजी पढ़ लिया है ना, अब मैंने जो प्रैक्टिस कराई वो तो कराई ही है, आपको खुद से एक दिन बैठ के प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। कोई भी बुक उठाकर एनालॉजी के जितने क्वेश्चंस हैं सारे लगा लो, ठीक है। सारे हर टाइप के क्वेश्चन में थोड़े थोड़े आपको लगा लेने हैं। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए एनालॉजी तो मेरा हो गया है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग पे, या ब्लड रिलेशन पे, या डायरेक्शन डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लेकर चलना है, टॉपिक देन उसकी प्रैक्टिस, देन टॉपिक देन प्रैक्टिस, देन टॉपिक देन प्रैक्टिस। ऐसा नहीं कि बस टॉपिक पे आप बढ़ते जा रहे हैं आगे, ठीक है। उसके बाद आ गई है प्रैक्टिस क्लासेस। ये प्रैक्टिस क्लासेस आपको कहाँ से लेनी है? ये यूट्यूब से लेनी है, ये आपको एप्लीकेशन से लेना है, और ये काम आपको किससे करना है? यूट्यूब से करना है। आपकी डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर मेक नोट्स, ठीक है। नोट्स आपको अपने बनाने हैं। आपको ये नहीं, आपको क्यों चाहिए उतने टीचर के नोट के, किसी के नोट्स मिल जाएं, किसी और के नोट्स लिखे हुए क्या समझ आते हैं? कभी नहीं। अपने नोट्स अपने आप बनाओ कि हाँ भाई एनालॉजी हो गया है चैप्टर, या कोडिंग डिकोडिंग, या ब्लड रिलेशन हमने ले लिया है। अब ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। अब ये 3 टाइप के क्वेश्चंस में किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपने बना लिया, तो आपको एग्जाम के करीब बस देखना होगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस रहते हैं और मुझे ये अच्छे से आते हैं, ठीक है। क्विज़ेस, एग्जाम से पहले जितने क्विज हो सके उतने दे लो। 1 महीना जब आपके एग्जाम में रह जाए तो आपको क्विज देने हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे एप्लीकेशन पे आपको फ्री क्विजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो उस एप्लीकेशन पर आओ, क्विज लो, वरना 25, 30, 50 रुपए में आपको वैसे भी मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। तो वो सब आपको एग्जाम से 1 महीने पहले एकदम
शुरू कर देनी है। और मॉक टेस्ट जब आप लगाएंगे तो मॉक टेस्ट आपको हफ्ते में 2 लगाने हैं, एग्जाम से पहले हफ्ते में 2 लगाने हैं और उन्हें बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। बस मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होता, पेपर को एनालाइज करो, ये कौन से क्वेश्चंस कितने कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेवल क्या है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव रहना है। बहुत से लोग होते हैं जो आपसे कहते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा यार, क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि नहीं मुझे तो पेपर निकालना है। आप पॉजिटिव रहते हो तो ऊपर वाला भी आपको आपका साथ देता है। आप ही नेगेटिव रहोगे तो उसे भी लगेगा ये तो खुद ही नेगेटिव है, इसका क्या सिलेक्शन कराऊं। तो आपको पॉजिटिव रहना है कि नहीं मैं तो करूंगा और मैं करके ही रहूंगा, ये डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए। जिस बंदे के अंदर डिटर्मिनेशन होगी पेपर को लेकर, पेपर वही निकालता है, ये सुन लो। ऐसा किसी के तुक्के से पेपर नहीं निकलता कि मैं जाके पेपर दे आई और मेरी कोई तैयारी नहीं है तो कभी पेपर नहीं निकलेगा। किसी का मैं मान ही नहीं सकती किसी का पेपर निकल जाए। अगर कोई कहता भी है ना कि हमने तो तैयारी नहीं की थी पेपर निकल गया, हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपको एकदम पॉजिटिव रहना है। अब यहाँ पे स्टडी प्लान के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखो, स्टडी प्लान की अगर बात करें, अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं, अब किसी बच्चे का ऐसा होगा कि उसने रीजनिंग पूरी कर ली होगी और मैं उससे कहूँ नहीं भाई 3 घंटे पढ़ो तुम रीजनिंग, तुम्हारी मैथ्स तैयार नहीं है मगर 3 घंटे तुम रीजनिंग पढ़ो, तो वो तो गलत हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं जनरली एक बात कर रही हूँ, अगर किसी ने तैयारी नहीं की है तो आपको क्या करना है, दिन के 10 घंटे आपको पढ़ाई को देने ही देने हैं। 3 घंटे आप रीजनिंग पढ़ोगे, 3 घंटे आप मैथ्स पढ़ोगे, 2 घंटे आप जीके जीएस पढ़ोगे और 2 घंटे आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स का सबसे अच्छा टाइम है सुबह का, सुबह में करंट अफेयर्स पढ़ो। उसके बाद आप अपनी जीके जीएस पढ़ लो, अगर या फिर आपको लग रहा है करंट, क्योंकि एक फ्लो बनता है करंट अफेयर का दिमाग में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उसके बाद जीके जीएस पढ़ना आसान हो जाता है, चीज़ें उसी तरफ हमें लेकर जा रही होती हैं। तो यहाँ पर आप इतने इतने घंटे इन्हें दे सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है कि आपकी तैयारी कितनी है। हो सकता है किसी ने रीजनिंग पूरी कर ली, उसे ज़रूरत ही ना हो पढ़ने की, तो भाई 1-1.5 घंटे पढ़ो उससे। मैथ्स को ज़्यादा टाइम दो, अगर किसी की मैथ्स वीक है 4 घंटे मैथ्स को दे दो। किसी को लगता है जीके जीएस में कुछ नहीं पढ़ा, जीके जीएस को ज़्यादा टाइम दे दो। तो यहाँ पर टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग ही बैलेंस करना है। मैं नहीं कहूँगी कि कौन कब टाइम दे। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो रात में जग के पढ़ते हैं, कुछ बच्चों की आदत होती है वो दिन भर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कब पढ़ना अच्छा लगता है, कब आप सुकून से कामली पीसफुली, जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। पढ़ाई के बीच में अपनी पानी की बोतल पास रखो और पढ़ लो। अपनी मम्मी से, पापा से, बहन भाई सबसे कह दो कि मेरे पढ़ाई का टाइम है, इस बीच में मेरे पास कोई नहीं आएगा। और ये कहना कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदा अगर अच्छा निकल जाता है फैमिली में तो पूरी फैमिली आपकी संवर जाती है। तो अपने लिए भी करो, अपनी फैमिली के लिए भी करो, ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। तो यही एक ओवरऑल मैं आपको ओवरव्यू दे सकती थी किस तरीके से आपको अपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ बिल्कुल हैं। आपकी क्लासेस एप्लीकेशन पे भी चल रही हैं, यूट्यूब पे भी चल रही हैं, तो आप हमारे साथ आकर ज़रूर ज्वाइन होकर देखिए एक बार। तो यहाँ पर मैं सेशन को एंड कर रही हूँ, फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में किसी क्लास में। तो सभी अपना ख्याल रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।